15 अप्रैल 2022 की घटना है। कविता अपने पापा मम्मी और 2 बहनें और एक भाई के साथ मुंबई से मध्य प्रदेश जाने के लिए स्टेशन की तरफ चल देती है। कविता स्टेशन पहुंचती है, ट्रेन आती है और मम्मी पापा के साथ ट्रेन में अंदर जाती है। जब कविता ट्रेन के अंदर जाती है तो क्या देखती है कि उसके ही सीट में एक 22-24 साल का लड़का बैठा हुआ था। कविता उस लड़के से पूछती है, क्या आपकी यही सीट है? तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, मेरी यही सीट है। तब कविता बोलती है कि नहीं, इसमें हमारी 5 सीटें हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि मेरी सिर्फ एक ही सीट है। कविता पूछती है, आपकी कौन सी है, ऊपर की या नीचे की, सोने के लिए? तब वो लड़का बोलता है कि मेरी सोने के लिए नीचे की सीट है। कविता अपना टिकट निकालती है और सारी सीटों को चेक करने लगती है कि हमारी सोने के लिए सीटें कौन कौन सी हो सकती हैं। तभी उसे पता चलता है कि हमारी नीचे की एक ही सीट है और बाकी बीच की, ऊपर की। तब कविता उस लड़के से पूछती है जिसका नाम राकेश रहता है। तो नाम तो उसे नहीं पता होता, लेकिन वो पूछती है, क्या आप मुझे नीचे की सीट देकर ऊपर की सीट ले सकते हैं रात में सोने के लिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। राकेश बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आप ले लेना। तब कविता बोलती है कि वैसे मैं भी ऊपर के सीट में ही सोने वाली हूँ। इस तरह से दोनों सीट चेंज करते हैं और फिर अपना अपना सामान सीट के नीचे सेट करते हैं। सामान सेट करने के बाद राकेश खिड़की के साइड में एक सीट में बैठा होता है और दूसरे साइड में दूसरे नंबर पर, खिड़की से दूसरे नंबर पर कविता बैठी होती है। अब राकेश बार बार कविता की तरफ देखे जा रहा होता है। इतने में राकेश कविता से पूछता है, वैसे आपका लास्ट स्टेशन कौन सा है? कविता बोलती है कि मुझे लास्ट स्टेशन सतना है, मुझे सतना उतरना है। फिर कविता के पापा पूछते हैं कि भैया आपको कहाँ उतरना है? तब राकेश बताता है कि मुझे मैहर उतरना है, जो सतना से पहले ही आता है। फिर दोनों में बातें बंद हो जाती है, लेकिन सिर्फ जुबान से बाकी बातें बंद होती है। अभी भी राकेश बार बार कविता की तरफ ही देखे जा रहा था। अब जब राकेश कविता की तरफ देखता था तो कविता भी नज़रें चुरा लेती थी। राकेश को ऐसा लग रहा है कि कविता भी मेरी तरफ देख रही है, लेकिन जब राकेश देखता है तो कहीं और देखने लगती है। अब दोनों नज़रें ही नज़रों में एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि उन दोनों की बातें आँखों से हो रही है। ट्रेन में वैसे बातें कोई किसी से नहीं कर रहा था, लेकिन इस भीड़ भाड़ में दोनों एक दूसरे से मन ही मन में बातें कर रहे थे। यही 2-3 घंटे तक चला। ट्रेन स्पीड में दौड़ रही थी। इधर इन दोनों की बातें सिर्फ नज़रों से हो रही थी। तभी 3 घंटे ट्रेन चलने के बाद राकेश उठ के बाथरूम जाता है और ठीक 1.5-2 मिनट के बाद कविता भी उठ के बाथरूम के लिए आती है। राकेश निकल के सीट पर जाने ही वाला रहता है कि कविता को देखकर रुक जाता है। कविता बोलती है, रुक क्यों गए? राकेश कहता है, तुम्हारे लिए रुक गया। तब कविता बोलती है, अच्छा, ट्रेन में भी मेरे लिए ही चढ़े हो क्या? तब राकेश बोलता है, हो सकता है तुम्हारे लिए ही चढ़ा हूँ। तब कविता बोलती, इस तरह से घूर क्यों रहे हो? राकेश कहता है, क्या करूँ, तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तुम ही तो दिखती हो। और वाकई में कविता एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, उसके मुकाबले में वहाँ आसपास ट्रेन में कोई लड़की ही नहीं थी, इतनी सुंदर दिख रही थी। और राकेश भी किसी से कम नहीं था, वो भी स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों की जोड़ी भगवान ने ही बनाया है। बनाते तो भगवान ही है, लेकिन सच में देख के भी लग रहा था। फिर कविता कहती कि इस तरह से मुझे घूर घूर के मत देखो, मेरे मम्मी पापा को शक हो जाएगा। और मेरी बहन तो बोल भी रही है कि दीदी देखो तुमको वो लड़का कैसे घूर रहा है जिसने सीट दिया है, तो ऐसा करो कि मेरा नंबर ले लो
नंबर उसको कविता दे देती है। राकेश नंबर पाते ही मन ही मन और बहुत खुश हो जाता है। उसे लग रहा है कि नंबर मिल गया तो कविता ने अपने सारे प्यार का इजहार कर देता है। अब दोनों जल्दी जल्दी अपनी सीट में जाकर बैठ जाते हैं, नंबर सेव करते हैं और व्हाट्सएप में चैटिंग चालू कर देते हैं। तभी राकेश पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। पहला कविता अपना नाम बताती है, इधर वो भी पूछता है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं क्योंकि नाम तो पता नहीं था। अब दोनों की चैटिंग चालू हो जाती है। यही से बातें करते करते 6 बज जाता है। ये लोग 2 बजे ट्रेन में बैठते हैं। 2 बजे की ट्रेन रहती है। कविता की माँ कहती है कि चलो सब लोग चाय पी लो। कविता मैसेज करती है कि चाय पियोगे। राकेश कहता है कि पिलाओगी तो क्यों नहीं पी लूँगा। इस तरह से सब लोग चाय पीते हैं। कविता अपनी माँ से कहती है कि माँ इनको भी चाय दे दो, ये अकेले ही तो बचे हैं। कविता की माँ बोलती है कि भैया आप भी चाय पियोगे। तब राकेश कहता है नहीं, मैं ट्रेन में चाय तो नहीं पीता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन की चाय पसंद नहीं आती। तब कविता की माँ कहती है इसीलिए तो मैं इस बॉटल में लेके आती हूँ जिसमें कि 8 घंटे मेरी चाय गर्म रहती है, ख़राब नहीं होती। फिर इतना कहते ही कविता अपने हाथ का कप राकेश की तरफ बढ़ा देती है और मैसेज करके पूछती है कि चाय कैसी लगी। राकेश एक बाइट पिया ही था कि कविता ने मैसेज कर दिया। राकेश कहता है चाय बहुत अच्छी है। कविता कहती है कि मैंने उसको टेस्ट करके दिया है। राकेश कहता है कि तभी तो और टेस्टी है, तुमने झूठा किया है इसलिए। अब दोनों हर बात को एक एंजॉय तरीके से कर रहे होते हैं। इतनी भीड़ भाड़ में लोग कहाँ कैसे बिजी हैं उन दोनों को पता नहीं। वो दोनों एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। इतना खूबसूरत सफ़र हो जाता है कि दोनों के टाइम का पता ही नहीं चलता। 9 बजता है, रात को सब खाने का टाइम होता है। फिर कविता मैसेज करती है खाना खाओगे। राकेश कहता है कि नहीं यार, मैं टिफ़िन लिया हूँ, खा लूँगा। कविता चाहती तो खाना भी खिलाती, उसका दिल तो कर रहा था, लेकिन वो मम्मी से खाने के लिए बोल नहीं सकती थी ना। कैसे बोलती कि मम्मी उस अजनबी लड़के को खाना भी दे दो। लेकिन राकेश को मैसेज करती है कि चलो तुम भी हम लोगों के साथ ही अपना टिफ़िन निकालो और करो। फिर सब लोग अपना अपना टिफ़िन ख़त्म करते हैं, खाना खाते हैं रात का। उसके बाद अपने अपनी सीट में सो जाते हैं। अब ऊपर की सीट में, एक सीट में कविता और दूसरे में राकेश, बीच वाली में उसकी दोनों बहनें और नीचे मम्मी पापा सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। फिर चैटिंग चालू होती है। दोनों सारी रात बातें करते हैं। ये सब बातें होती है कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो। बताता है कि मैं मुंबई में रहता हूँ, वो भी सारी चीज़ें, और मैं ये इलेक्ट्रिशियन मतलब लाइट वाइट बनाने का काम करता हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी कुछ फ़ोटो शेयर करते हैं, पर्सनल फ़ोटो की, मैं ऐसे हूँ, मैं वहाँ हूँ। अपने घर की फ़ोटो शेयर करते हैं, अपने दोस्तों की फ़ोटो शेयर करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ उस 4 घंटे की मुलाकात में इतना बातें कर लेते हैं, इतना मिल घुल जाते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से, मानो तो सदियों से, सालों से जानते हैं। दोनों के बीच में प्यार गहराई तक पहुंचने लगता है। ऐसे ही बातें होती रहती है दोनों की। रात को 12 बज जाता है। तब राकेश कहता है कि मेरी सीट पर आ जाओ। कविता कहती है पागल हो क्या, मैं नहीं आऊँगी। राकेश कहता है तुम नहीं आओगी तो मैं आ जाऊँगा। कविता बोलती है आना भी मत, सब किसी को पता चला ना। और देखो वो सामने वाले अंकल कब से हम दोनों को ही घूर रहे थे। अभी हम लोग मोबाइल में बिजी हो गए थे ना, तभी वो सोए हुए। अंकल को सब समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। राकेश बोलता है कि कोई नहीं, होने दो ना, मुझे कोई डर नहीं। कविता बोलती है जिद करोगे तो मैं उतर के नीचे चली जाऊँगी। राकेश बोलता है कि डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं नहीं आऊँगा। फिर कविता बोलती है चलो सो जाओ। उसने गुड नाइट का मैसेज कर देती है। राकेश बोलता है नहीं, हम लोग रात भर नहीं सोएंगे, बातें करेंगे। कविता बोलती है नहीं, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। और वो सोने के लिए ऐसे आंखें बंद करती है। फिर राकेश का मैसेज जाता है उठो बात करो ना। लेकिन कविता मैसेज डिलीट करती है और उसे मना करती है कि मत करो, मुझे सोने दो। उसके बहुत मना करने के बाद राकेश चुप हो जाता है। अब कविता सो जाती है। सुबह में राकेश 6-7 बजे उठता है
और ब्रश करने के लिए अपना बैग ढूंढता है। तभी उसके होश बिल्कुल नहीं रहता, होश उसके उड़ जाते हैं, उसकी जान निकल जाती है। क्या बताओ, एक उदाहरण है, काटो तो खून नहीं, पैरों तले ज़मीन नहीं। ऐसे उदाहरण आपने सुने होंगे। यही इस टाइम पर राकेश का हाल है। उसके तो पैरों तले ज़मीन नहीं, उसका बैग ही गायब था। वो इधर उधर हड़बड़ा के नीचे उतरता है, सब देखता है कि मेरा बैग, जो आसपास की सीटें रहती है सब में झांक झांक के देखता है, मेरा बैग मेरा बैग। उसका गला भर जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी वो पूछता है कि मेरे बैग में ज्वेलरी थी 2 लाख की, कहाँ गया मेरा बैग, कहाँ गया। कुछ लोग हड़बड़ी में उठ के उसकी तरफ देखते हैं, खड़े हो जाते, पूछने लगते क्या हुआ भैया। तभी वो कहता है कि अरे भैया मेरा ये बैग था यहीं नीचे, 2 बैग था, एक पड़ा है एक नहीं है। मेरे उस बैग में 2 लाख के जेवर थे। कल 2 के बाद मतलब 2 दिन में मेरी बहन की शादी है और मेरा बैग गायब है, मैं क्या करूँगा। वो हड़बड़ी में अपने पर्स से बिल निकाल के दिखाता है, रसीद दिखाता है कि देखो ये मेरे गहने की रसीद है। कुछ लोग बोलते हैं कि पागल है क्या, जो कि मुंबई से गहने खरीद के और बैग में रख के चला था, गांव में नहीं मिलते थे क्या। तब उसने कहा कि अरे भैया मैं लाइट बनाने का काम करता हूँ और एक ज्वेलरी सी शॉप में, बड़ी सी शॉप में मैंने लाइट फिटिंग किया। वहाँ का सेठ के साथ मेरा अच्छा सा जान पहचान और संबंध हो गया था। उसने मुझे थोड़े कम रेट में जेवर भी दिए और मुझे कुछ उसने उधारी भी दिए थे कि मैं आके यहाँ मुंबई में काम करूँगा वापस और दे दूँगा। इस तरह से मैं वहाँ से इसलिए गहना लेके आया। अभी गांव में इस सीज़न में शादी के टाइम में कोई उधार करने को तो तैयार ही नहीं था। तब सबको थोड़ा यकीन होने लगता है कि बात तो सच होने लग रही है, क्योंकि वो उसके हाथ में रसीद भी रहता है और मुंबई से चलने वाली ट्रेन थी, इसीलिए उस ट्रेन में बहुत से लोग मुंबई के होते हैं जिन्हें उस बिल को देखकर पता चलता है कि हाँ ये बिल मुंबई की है। इस तरह से वो कविता भी ये सारी चीज़ें देख रही होती है। अब वहाँ पर कविता को भी इस बात को देख के सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कविता भी पूछती है कि और क्या था बैग में। तब वो कहता है कि कुछ साड़ियाँ भी थी जो बहन को देना था, उस लड़के के लिए चैन था, अंगूठी था, बहुत सारी चीज़ें जो शादी के लिए थी वो मैं यहाँ से सब कुछ तैयारी करके ही तो जा रहा था। मेरे घर में कमाने वाला सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ। तब कविता के पापा बोलते हैं कि भैया अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करोगे, कोई है तुम्हारी मदद करने वाला रिश्तेदारों में। तब वो रोते रोते कहता है कि नहीं अंकल जी, मेरे रिश्तेदार तो मेरे से सब, जो कमाने वाला था मैं ही हूँ, कोई ऐसे नहीं है जो मुझे इतना जल्दी कर्ज दे सके। बहुत घबराया होता है वो, अपने उसी डिब्बे में इधर उधर सीट में और देखने लगता है कि भाई कहीं जो बैग इधर उधर सरक के होता है। लोग ढूंढते हैं, क्या करें कि अभी बोलते हैं ना कि थाली गुम होती है तो क्या किसी मटके में घड़े में जाती है, गांव में एक कहावत है। इसी तरह से वो पूरे सीट के नीचे ढूंढने लगता है, पूरे ट्रेन के डिब्बे में तहस नहस मच जाता है, हंगामा हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि एक लड़का, उसका बैग गायब हो गया है। तभी वो ढूंढता ही रहता है। इधर कविता कहती है अपने पापा से कि पापा ये लड़का सच में बहुत परेशान है, क्या आप इसकी मदद करोगे कुछ। तब कविता के पापा बोलते हैं कैसी बातें कर रही कविता, एक अनजान लड़के की मदद। कविता कहती पापा वो बताया ना आपको कि वो मैहर का है, हमारे स्टेशन से थोड़े ही मैहर के एक गांव का है और हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है वो गांव। कविता के पापा बोलते हाँ बताया तो है। तब वो मैसेज करके बुलाती है कि राकेश आ जाओ, मेरे पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तुम्हारी कुछ मदद करना चाहते हैं। राकेश आता है। तब कविता के पापा पूछते हैं कि तुम सच बताओ, सच में तुम्हारी बहन की शादी है। तो वो पैर पकड़ते हुए बोलता है कि अंकल मैं आपके पैर छू रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ अंकल, मैं अब क्या करूँ। जो अभी वही सफ़र, एक प्यार में खुशनुमा और दिलों में दोनों को प्यार भरा हुआ सफ़र गुजर रहा था, पल भर में वहाँ पर दुख छा गया। वो सफ़र कैसा हो रहा था वो तो राकेश के दिल में ही गुजर रहा था। कुछ पल पहले क्या था, कुछ पल बाद क्या हो गया, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वही खुशियों का पल अभी कुछ घंटे पहले था। इस तरह से राकेश के पापा बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन मुझे 2-3 महीने के बाद ही
मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो तुम मुझे वापस करने को बोलो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। राकेश के पापा उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं, सारी जानकारी निकालते हैं, तब उन्हें सच में पता चलता है कि ये लड़का हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूर का ही रहने वाला है। उन्हें यकीन हो जाता है और वो उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं और उसके और अपने गांव के बीच में ही एक अच्छी सी ज्वेलरी की मतलब सोनार की दुकान बताते हैं कि वहाँ से जेवर ख़रीदना, मेरी भी पहचान है और वहाँ से अच्छे रेट में सामान भी मिल जाएगा। इस तरह से राकेश का स्टेशन आता है और वो अंकल को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है, मैसेज करके कविता को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है और वो अपने स्टेशन में उतर जाता है। वो लड़का जाते जाते भी राकेश बहुत सारा मैसेज धन्यवाद के करता है और जाते जाते कविता के पापा और उन सबको, पूरी फैमिली को आने के लिए हाथ जोड़कर इनवाइटेड करता है। जाते हुए कविता की तरफ देखता रहता है। अब उसकी आंखों में भी आंसू रहता है। जब वो घर पहुंचता है, अपने घर में सारी घटना बताता है, सब लोग रोने लगते हैं, बड़ा दुख होता है। फिर ये भी बताता है कि अपने गांव के ही मतलब पड़ोस के ही गांव के एक अंकल हैं जो उनकी मदद किए हैं। सब लोग कहते हैं कि उनको भी बहन की शादी में ज़रूर बुलाओ। वो बोलता है कि बुलाया हूँ और कई बार कविता को फ़ोन करके बोलता है कि अपने मम्मी पापा के साथ तुम ज़रूर आना। कविता बोलती है हाँ ज़रूर आएंगे। इस तरह से कविता भी उसकी बहन की शादी में 2 दिन बाद जाती है और इतना खुश रहती है कि उसे लगता है कि इसका पुराना रिश्तेदार है। 2 दिन में ही उन दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार हो जाता है कि मानो लगता ही नहीं कि ये लोग अभी 2 ट्रेन में मिले और इतना बड़ा प्यार हो गया। फिर कविता बहन की शादी में राकेश के इतना एंजॉय करती है, हर काम के लिए आगे बढ़ती है, हेल्प करने के लिए राकेश के साथ, और राकेश भी बहुत खुशी खुशी काम करता है। कविता के आ जाने से वो शादी में खुशियाँ दुगनी हो जाती है। राकेश को लगता है कि हमारा सब कुछ संपूर्ण हो गया है, कोई कमी नहीं। इसी तरह से सब शादी होती है और सुबह राकेश की बहन की विदाई हो जाती है। उसके मम्मी पापा घर आते हैं, दोनों के बीच में बात चलती रहती है, बातें बंद नहीं होती, बहुत ज़्यादा मैसेज, चैटिंग, कॉल सब होता रहता है। और बहन की शादी के तीसरे चौथे दिन बाद ही राकेश मुंबई आ जाता है और यहाँ पर वो काम करता है और सबसे पहले कविता के पापा के दिए हुए पैसे 2.5-3 महीने के अंदर ही वापस कर देता है। अब कविता के पापा को भी यकीन हो जाता है कि सच में राकेश अच्छा कमा लेता है और राकेश के परिवार वालों से तो मिल ही चुके होते हैं। शादी में जब कविता के पापा राकेश के यहाँ जाते हैं तो राकेश की जो फैमिली होती है कविता के पापा मम्मी का बहुत ध्यान रखती है, आभार प्रकट करते हैं, बार बार हाथ जोड़कर यही कहते हैं कि यदि आपने आज मदद नहीं की होती तो शायद हमारी बेटी की शादी सही दिन और तारीख पर नहीं हो पाती। बहुत बहुत आभार उनको देते हैं। इस प्रकार से कविता के पापा को पता भी हो जाता है कि हमारी बेटी भी उस लड़के को पसंद करती है। कविता अपने मम्मी से ये बात कहती भी है कि मम्मी क्यों ना मेरी शादी राकेश से ही हो जाए। कविता की मम्मी ये बात कविता के पापा से कहती है और कविता के पापा यही बात राकेश से पूछते हैं कि क्या तुम शादी के लिए तैयार हो। राकेश भी बहुत खुश होता है और तुरंत हाँ कर देता है। फिर 3-4 महीने के बाद ही दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक छोटी सी मुलाकात की वजह से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से भी कविता और राकेश की नई ज़िंदगी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मिले। दोस्तों आप लोग भी कविता और राकेश की नई ज़िंदगी के लिए आशीर्वाद दें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।